जय हिंद। देखिए, हम आपको पहले वाले क्लास में आपको बताए थे कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में नोगोर्नो को लेकर एक विवाद हो गया है। अब ये विवाद को लेकर ये दोनों में आपस में लड़ाई हुआ। आर्मेनिया ने क्या किया, अजरबैजान के जहाज को, हेलीकॉप्टर को मारकर गिरा दिया यहाँ पर। अब इन दोनों में विवाद चल ही रहा था कि अब आप यहाँ पे पूरे दुनिया के नक्शा में देखेंगे तो ये आर्मेनिया है, ये अजरबैजान है और ये आर्मेनिया है। अब यहाँ पर हिंदुस्तान है तो आप देख रहे हैं ये कितनी दूरी है यहाँ से। इंडिया इसलिए रख रहे हैं ताकि आपको पता रहे कि इंडिया से इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पर भाई साहब ये तुर्की है। तुर्की ने आज एक अलग सा कांड कर दिया। तुर्की के जहाज ने घुसकर आर्मेनिया में आर्मेनिया के जहाज को मार के गिरा दिया। मतलब अजरबैजान के साथ तुर्की इस कदर है कि आर्मेनिया में घुसकर हमला कर दिया, जबकि इस स्थिति 2 दिन पहले उल्टी थी। आर्मेनिया फ्रंट फुट पर था, आर्मेनिया हमलावर हो गया था, इसने अजरबैजान के जहाज को मार के गिरा दिया था। अजरबैजान ने किसको बोला? तुर्की को बोला। अजरबैजान बोला तुर्की को, तुर्की ने मार के आर्मेनिया का SU-25 है, 35 नहीं है, SU-25 एक पुराना किस्म का जहाज है, हालांकि ये डबल इंजन का था ये, लेकिन ओल्ड डेटेड था, तो इसको मार के गिरा दिया। तुर्की ने F-16 नामक जहाज से मार के गिरा दिया। ये काफी एडवांस जहाज है और इसने कई सारे लड़ाइयों में इसको परखा जा चुका है। अब इस पर भड़क गया है आर्मेनिया। आर्मेनिया का क्या कहना है? आर्मेनिया कह रहा है कि देख भैया, आर्मेनिया ये भाग गया रूस के पास। रूस में आर्मेनिया क्यों भागा? ये है आर्मेनिया, ये भागा है रूस में। रूस में इसने कैस्ट्रो सेना के पास भाग गया। कैस्ट्रो का फुल फॉर्म होता है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसमें कहा गया है कि यहाँ पर टोटल 6 देश थे, यहाँ पर उस समय तो 8 थे। अभी क्या है, कहा गया कि इन देशों पर अगर कोई हमला करेगा तो हम सब मिलकर उसको मारेंगे। मतलब एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। तो सीधे भाग रहा है कैस्ट्रो के पास। रूस कह रहा है कि नहीं नहीं, रुको रुको, अभी हम लोग इसको समझते हैं, ऐसा ऐसा थोड़ी ना हमला कर देंगे तुर्की पर। रूस डर रहा है। रीजन समझिए क्या है कि जो तुर्की है ना, तुर्की नाटो का सदस्य है। तुर्की जो है वो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसमें 29 देश है, पहले 28 थे। अब इनका देखिए, ये जो ब्लू कलर से रंगे हैं ये ससुरे हैं सब नाटो वाले देश। अब इनका भी सेम नियम है कि हमारे किसी एक पर हमला मारेगा तो हम सब मिलकर मारेंगे। अब इसमें फंस गया है रूस कि अगर वो आर्मेनिया के चक्कर में आएगा तो मरा जाएगा, क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था भी उतनी अच्छी है नहीं। रूस तो अब पूरी तरह से बिखर रहा है वहां पर, और ये सब छोटा छोटा चक्कर में। इधर टर्की एकदम भयानक चल रहा है, टर्की एकदम मन बढ़ी पर है। आप देख रहे हैं इधर कुछ सालों में टर्की के जो तैयबुल अर्दोगान है कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो रहे हैं यहाँ पर। अब नाटो वाले इनको समझा रहे हैं, और ये नाटो के नेतृत्व में सबसे आगे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस है। ये तुर्की को समझा रहे हैं, पगला कहीं का तोरे चक्कर में हम सब लोग मार करेंगे। और यहाँ पर अगर इसको देखेंगे कैस्ट्रो को, तो ये समझा रहा है आर्मेनिया को कि भाई अभी शांति से माहौल को बचा लो। अब इसमें भारत देख रहा है, भारत कहाँ पे, इससे पहले वाला में भी आपको समझाए थे। अब जरा समझिए कि तुर्की अपने आप को इतना हीरो क्यों समझ रहा है। तो अगर आप आज से 400 साल पीछे जाइएगा ना, तो ऑटोमन राज्य था। ये हरा वाला जो देश देख रहे हैं, इतना बड़ा एक देश था जिसका नाम था ऑटोमन साम्राज्य। ये 3 महाद्वीपों में फैला था। सोचिए कैसे, यूरोप से चालू होता है ये बाल्कन देश से, और ये आर्मेनिया, तुर्की होते हुए ये देखिए ये पाकिस्तान है, ये इंडिया। हम इंडिया हल्का सा दिख रहा था, हम बता दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो कि इंडिया के पास तक, ईरान तक ऑटोमन साम्राज्य था। तो ये देखिए अफ्रीका से, यूरोप से एशिया में, फिर अफ्रीका तक में इसका पूरा साम्राज्य फैला था ऑटोमन साम्राज्य का। लेकिन धीरे धीरे ऑटोमन साम्राज्य क्या होने लगे, बिखरने लगे। जब ऑटोमन साम्राज्य था 19वीं सदी में, ऑटोमन साम्राज्य का बिखराव चालू हुआ, तो उस समय यहाँ है टर्की। आज का टर्की यहीं पर है। ऑटोमन साम्राज्य की राजधानी यहीं हुआ करती थी, कुस्तुनतुनिया में। आज के समय में यहाँ इस्तांबुल है। अब ये तुर्की के जस्ट बगल में ये आपका आर्मेनिया है और ये अजरबैजान है। तो आर्मेनिया में उस समय यहूदी और जो ईसाई थे उन लोगों का यहाँ पर बहुत सी ज्यादा नरसंहार किया गया। नरसंहार उसे कहा जाता है जब आप बिना वजह किसी व्यक्ति को सामूहिक, उस जाति के लोग या उस भाषा को बोलने वाले लोगों को मारने लगते हैं। इसे क्या कहा जाता है? सामूहिक नरसंहार कहा जाता है। तो उस समय ऑटोमन साम्राज्य वालों ने इसका बहुत बुरा आर्मेनिया का नरसंहार किया था, जो इतिहास के काले अक्षरों में लिखा गया है। खोज खोज के बिना मतलब मार दिया गया आर्मेनिया के लोगों को, चाहे वो ज्यूज हो चाहे वो क्रिश्चियन हो, कि भैया हमारा पावरफुल है। आप अगर हिस्ट्री उठा के देखिएगा तो बहुत सारे ऐसी घटनाएं मिलेंगी जो गलत है। ये वहां पे तुर्की के द्वारा आर्मेनिया का जेनोसाइड यानी नरसंहार गलत है। हिटलर द्वारा ज्यूज का भी गलत है। तुर्क या इजराइल द्वारा लेबनान में भी किया जाना गलत है। रीजन क्या है कि भाई आपकी राजनीतिक लड़ाई में ये मासूम बच्चे क्यों मरने लगते हैं? इन लोग को क्या कांड होता है यहाँ पर? आपके नेतृत्व में आप अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं, सब गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को जेनोसाइड में इतना लॉस हो जाएगा।
मतलब पूरी एक मानवता शर्मसार हो गई। अब तुर्की जो है वो इस बात को मानने को रेडी नहीं है, कहता कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। अब इसी को लेकर एक और बहस छिड़ गई, तुर्की कहता है कि ऐसा हुआ ही नहीं था। इसी में एक रिपोर्ट आ गई, इसका विस्टेकर रिपोर्ट आई 1985 में, इसमें कह दिया गया कि नहीं ऐसा हुआ था, लगभग 1.5 लाख लोगों को मार दिया गया था। अब तुर्की इसको मानने को रेडी ही नहीं है। इतना कि अगर आप तुर्की में इंटरनेट पे जाके इसको सर्च कर देते हैं या कोई वीडियो अपलोड करते हैं या कुछ इस पर पब्लिश कर देते हैं, ब्लॉग लिख देते हैं, तो आपको जेल हो जाएगी तुर्की में। ये तुर्की में भाई साहब इतना खतरनाक रूल बना दिया है इन लोगों ने। अब तुर्की का साथ देने के लिए बेताब बैठे हैं कौन? ये पाकिस्तान भाई साहब। इनको क्या करना है, ये जानते हैं कि तुर्की के पास टेक्नोलॉजी है, तुर्की के पास पैसा है, ईरान के पास पेट्रोल है और आतंकवादी के पास तो इन लोग की कोई कमी ही नहीं। तो ऐसा गठबंधन बहुत जबरदस्त रहेगा, पूरी दुनिया को हम लोग चला सकते हैं लोग यहाँ पर। तो इसलिए ये तुर्की के फेवर में रहते हैं भाई साहब। ये तुर्की के फेवर में इस कदर है जिसका कोई हद नहीं। इतना तो गुलाम भी फेवर में नहीं रहता है। ये कहते हैं कि इसने बोला, अब तैयबुल अर्दोगान ने बोला कि इनका अपना देश का मैटर है, आप समझिए हम काहे को इंटरफेयर करेंगे। हम भाई साहब की बात बताते हैं। इन्होंने कहा कि देखो जो आर्मेनिया में लोगों को मारा गया था ना, आप ये बात मन में नहीं कीजिएगा कि ऐसा माना गया था, आप कह दीजिए गलत है। तो इनकी वफादारी देखिए, इन्होंने कहा कि गलत है, अरे गोली मारिए, हम तो ये मन में नहीं करेंगे आर्मेनिया कोनो देश है। अरे भाई साहब ऐसा वफादार मिल जाए तो हम लोग के यहाँ तो ऐसा वफादार कुत्ता भी नहीं होता है सब। ये लोग कितने वफादार हैं सोचिए। इन्होंने कहा कि आप बस ये मत मानिएगा कि आर्मेनिया में हत्या हुआ था, ये एक कदम और आगे, आर्मेनिया को देश से नहीं मानता है। भाई साहब तो 2-4 साल और वेट कर, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग एक नक्शा से देश गायब हो जाए। बताइए ये कितना गलत मानसिकता है। भाई कोई घटना हो गई थी, जरूरी है, हर देश में होता है। आप हमारा इतिहास उठा के देखेंगे, हिंदुस्तान में कलिंग युद्ध में अशोक ने कितना को मार दिया, तो क्या हम लोग ये कह देने लगेंगे कि कलिंग था ही नहीं, अशोक था ही नहीं? अरे भैया इतिहास में कुछ घटनाएं हो जाती हैं, हम लोग तो स्वीकार करते हैं और सहज स्वीकार करते हैं कि अशोक इतना क्रूर था जिसने कलिंग में लाश बिछा दिया। लेकिन वही अशोक फिर सुधर भी तो गया। तो भैया गलती करना इंसान की पहचान है, लेकिन सुधर जा भैया, फिर ये कहने का सेंस तो ये मानता ही नहीं है यहाँ पर। अब इसमें भारत लपेटे में आता है, इसको क्या फायदा है? तो ये कहता है इमरान खान मतलब पाकिस्तान कि आप भी कहिएगा कि कश्मीर हमारा है। तो मतलब ये कश्मीर के मुद्दे पर इनके साथ खड़े रहते हैं और ये आर्मेनिया के मुद्दे पर उनके साथ खड़े रहते हैं। अब इसमें भारत पिसा जाता है कि भारत को तुर्की का साथ चाहिए, क्योंकि भारत और तुर्की में टूरिज्म बहुत ज्यादा है। यहाँ से लोग घूमने वहां जाते हैं, वहां के लोग भी यहाँ आते हैं, स्टूडेंट्स भी जाते हैं, इंडस्ट्रीज भी बहुत ज्यादा है। 10 बिलियन से ज्यादा का व्यापार हो रहा है और ये आगे जाके बढ़ेगा ही, क्योंकि तुर्की भी डेवलपिंग कंट्री में है और हम लोग भी डेवलपिंग कंट्री में है। हम लोग भी अच्छे हैं, लेकिन हम लोग को आर्मेनिया को भी लेके चलना है। आर्मेनिया को भी हम हथियार दे रहे हैं। अजरबैजान भी हमारे लिए जरूरी है। रीजन समझिए, हमारे लिए सब जरूरी है भैया। हमको क्या जरूरत है दूसरे के मच में पढ़ने के लिए? देखिए तुर्की से हमको ट्रेड करना है, पहला रीजन तुर्की हमारे लिए जरूरी है, तुर्की से ट्रेड करना है। आर्मेनिया को हम हथियार बेचते हैं और अजरबैजान फ्यूचर में हमको पेट्रोल की सप्लाई कर सकता है। तो हमको इन तीनों से संबंध बना के रखना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमारा अपना घाटा ना हो। इसलिए तुर्की वाला थोड़ा ज्यादा होशियार बन रहा है। तो ये तुर्की वाला पाकिस्तान से कुछ ज्यादा साठगांठ कर लिए थे, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इधर मोदी बैठल है। ई का किए यूएनओ में गए थे भाषण देने के लिए, अब आर्मेनिया के प्रधानमंत्री को फोन करके अचानक बुला लिए, आइए हम लोग मीटिंग करते हैं। ये तो अचानक बुलाने में माहिर आदमी है। अचानक पत्नी से क्या झगड़ा हो गया, अचानक प्रधानमंत्री बन गए, अचानक इमरान खान के बेटी के ब्याह में चल गए, तो अचानक झटका देने के लिए मशहूर आदमी है। आप जानबे करते हैं, अचानक सर्जिकल स्ट्राइक, अचानक एयर स्ट्राइक, अचानक नोट बंद, अचानक जीएसटी, अचानक किसान बिल। ये भाई साहब नरेंद्र मोदी ब्रैकेट में लिखना चाहिए अचानक। तो ये अचानक बुला लिए इनको। अब तुर्की वाले को भाई साहब को बुरा लग गया। अब मोदी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री, ये क्या संदेश देना चाहते हैं? ये यही देना चाहते हैं कि भाई साहब अगर आप पाकिस्तान के साथ मिलके कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पाकिस्तान से मिलकर कश्मीर का मुद्दा उठाइएगा तो याद रखिए कि हम भी आर्मेनिया से उठकर आर्मेनिया के साथ मिलकर और आर्मेनिया के जेनोसाइड का मुद्दा उठाएंगे। पाकिस्तान अगर किसी मुद्दा को उठाता है तो दुनिया में उसकी कोई खास वैल्यू नहीं होती है, लेकिन अगर भारत उठा दे तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हम लोग। यहाँ पर हमारी बात की वैल्यू होती है कि ये लोग फालतू बातें नहीं उठाते हैं। इसलिए
तुर्की वाले भाई साहब हम आपसे हाथ जोड़ के कहते हैं कि देखिए हमसे आपका रिश्ता अच्छा है, लेकिन कश्मीर मुद्दे के ऊपर पे आ पाएंगे ना तो देश से बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं होता है। कुछ को छोड़ सकता है आदमी, पहले देश हो गया, बाद में कुछ देखेंगे लोग। तो हमें व्यापार भी करना है, हमें तुर्की चाहिए फ्यूचर के लिए, आर्मेनिया चाहिए पेट्रोल के लिए, हथियार बेचने के लिए, और अजरबैजान चाहिए पेट्रोल के लिए। लड़ो ससुरो तुम लोग यहाँ पे, हम लोग को क्या मतलब है, हम लोग को बस साइड से रहना है। लेकिन हाँ भाई देश के मैटर पे आओगे ना तो हम लोग किसी को ना सुनने वाले हैं, चाहे कुछ हो जाए। रूस हमारा इतना अच्छा दोस्त है, रूस चिल्लाते रह गया कि आप अमेरिका से हथियार मत खरीदिए, लेकिन हमारे देश को जरूरत था एडवांस, हम खरीद लिए। और वही अमेरिका चिल्लाते रह गया कि रूस से आप S-400 मिसाइल मत खरीदिए, हम खरीद लिए। क्योंकि हमारे लिए जाति धर्म मजहब दोस्ती साइड में, सबसे पहले देश, हमारा देश रहना चाहिए, बाद में कुछ रहे चाहे ना रहे। तो हम लोग भी बहुत सोची समझी रणनीति से चल रहे हैं। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। एक्चुअली आज थोड़ा तबीयत मेरा गड़बड़ है, तो इस हफ्ते में वीडियो थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी। ये लाइट ज्यादा कर देता था ना, तो हमको थोड़ा डॉक्टर ना चश्मा लिख दिया, इसको 1 हफ्ता पहनना है, फिर जाके ये ठीक हो जाएगा। तो इस हफ्ते आपको वीडियो थोड़े डिस्टर्ब रहेंगे। हम समझते हैं कि आप लोग इंतजार करते हैं, आप लोगों ने जो इतना सपोर्ट दिया ना, तो मन भी ऐसा लगता है कि आदमी बीमार भी पड़े तो आप लोग के लिए वीडियो बनाए, क्योंकि एजुकेशन चैनल को आप लोगों ने सबसे तेज ग्रोइंग चैनल बना दिया। तो सॉरी इसके लिए, थोड़ा तबीयत खराब था, इसलिए वीडियो आने में इस हफ्ते थोड़ी सी दिक्कत आएगी। आंख में थोड़ा सा सूजन हो गया है, लाइट ज्यादा पड़ जाता है ना, क्लास भी ज्यादा हो जाता है, एप्लीकेशन पे भी क्लास ज्यादा हो जाता है ना, तो स्टूडियो में क्या है कि चारों ओर से लाइट रहती है सब, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। तो आई होप आप समझेंगे, माफ कर देंगे इस हफ्ते के लिए। नेक्स्ट हफ्ते में आपकी सेवा के लिए हमेशा रहेंगे, क्योंकि आपने हमारा सपोर्ट किया, तो मेरा भी फर्ज बनता है आपका सपोर्ट करें, क्योंकि हिंदुस्तानी का तो यही फर्ज है कि भैया जो साथ है उसके साथ हम भी खड़े रहेंगे। लेकिन तबीयत भी कभी कभी धोखा दे जाता है। तो आई होप आप इसे समझते होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।